हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? हम सब पर्यावरण के समेकित भाग हैं। पर्यावरण में परिवर्तित हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारे क्रियाकलाप गतिविधियां हमारे चारों ओर पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इस भाग में हम पर्यावरण संबंधी 2 समस्याओं के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे, ओजोन परत और ओजोन परत का अपक्षय तथा अवशिष्ट निपटान। ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षीय होती है। ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं, जबकि समान ऑक्सीजन, जिसके विषय में हम प्रायः चर्चा करते हैं कि अणु में 2 परमाणु होते हैं। जहां ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायविक जीवों के लिए आवश्यक है, वहीं ओजोन एक घातक विष है, परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार्य संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। उदाहरण, यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। कौन? ओजोन लेयर जो रिकॉग्नाइज, हाँ, पराबैंगनी किरण जो ओजोन लेयर पर इफेक्ट पड़ती है, जिसके कारण हमारी स्किन पर प्रॉब्लम होती है ना। ओजोन लेयर क्या करता है? पराबैंगनी किरण को, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है, मगर ओजोन परत में क्या हो गई है? होल हो गया है, छेद हो गया है, जिसके कारण वो पराबैंगनी किरण डायरेक्ट हमारे बॉडी तक पहुंचती है, अर्थ पर पहुंचती है। मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज के प्रभाव से ऑक्सीजन O2 अणुओं से ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं O2 को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं, जैसा कि समीकरण में दर्शाया गया है। कंफर्म क्या है वो बताओ? कंफर्म्ड है, बलून है वो, कंफर्म्ड है। MED CONFIRMED क्या हो गया? कंफर्म्ड। ऑक्सीजन 2 पराबैंगनी किरण O+O+O+O2, ये O3 क्या है? ओजोन लेयर है। 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। कब से? 1980 से पहले। हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसे मानव संश्लेषित रसायनों का इसका मुख्य कारक माना गया है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में से सर्व अनुमति बनी कि CFC के उत्पादक को 1986 के स्तर तक ही सीमित रखा जाए। अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं, है ना, कि CFC का रेफ्रिजरेटर में यूज नहीं करें। रेफ्रिजरेटर तो जरूरी है। पुस्तकालय, इंटरनेट अथवा समाचार पत्रों से पता लगाइए कि कौन से रसायन ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। पता लगाइए कि इन पदार्थों के उत्पादन व उत्सर्जन के नियमन संबंधी कानून ओजोन क्षरण कम करने के लिए कितने सफल रहे। क्या पिछले कुछ वर्षों में ओजोन छिद्र के आकार में कुछ परिवर्तन आया है? हाँ, बड़ा हो गया है ना। कचरा प्रबंधन। अपने दैनिक गतिविधियों में हम बहुत ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं जिन्हें फेंकना पड़ता है। इनमें से अपशिष्ट पदार्थ क्या हैं? जब हम उन्हें फेंक देते हैं तो उनका गुरुत्वाकर्षण, तो उनका क्या होता है? आइए इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए निम्न क्रियाकलाप करते हैं। अपने घर के कचरा को एकत्र कीजिए। इसमें पूरे दिन उत्पन्न कूड़ा कचरा जैसे कि रसोई का कूड़ा, संदूषित भोजन, सब्जियों के छिलके, चाय की उपयोग की गई पत्तियां, दूध, खाली थैली, खाली डिब्बे, रद्दी कागज, दवा की खाली बोतल, स्ट्रिप, बबल पैक, पुराने फटे कपड़े तथा टूटे जूते आदि हो सकते हैं। इस विद्यालय के बगीचे में एक गड्ढे में दबा दीजिए। यदि ऐसा स्थान उपलब्ध न हो तो इसे कचरे की किसी पुरानी बाल्टी अथवा गमले में एकत्र करके 15 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत से ढक दीजिए। ठीक है, इसे नम्र तथा रखिए तथा 15 दिनों तक अंतराल पर इसका अवलोकन करते रहिए। वो कौन से पदार्थ है जो लंबे समय बाद भी अपरिवर्तित रहते हैं, और वे कौन से पदार्थ है जिसके स्वरूप में संरचना में परिवर्तन आता है। जिन पदार्थों के स्वरूप में समय के साथ परिवर्तन आता है उनमें से कौन सा पदार्थ अति शीघ्र परिवर्तित हो जाता है? कौन सा अति शीघ्र परिवर्तित हो जाएगा? वो जो पोटैटो के
या फिर जो भी पिल्स है, छिलके हैं, वो जल्दी हो जाएगा। और बोतल जो है, दवाई का जो पैकेट है, वो सब नहीं होगा परिवर्तित, वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। शीशा जो है वो भी वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। हमने जैव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ा है कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइमों द्वारा किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम भोजन के सभी पदार्थों को पाचन क्यों नहीं करता? एंजाइम अपनी क्रिया के विशिष्ट होते हैं। किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के पाचन अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसलिए कोयला खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। इसी कारण बहुत से मानव ने कोयला क्या देता है? ऊर्जा देता है, मगर उसको खाने से क्या हमें ऊर्जा मिलेगी? ऐसा नहीं है। इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे इसी जैसे हमारे बॉडी में होता है, उसी तरह मिट्टी में होता है। क्या होता है? मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक अपघटन जीवाणु तथा दूसरे मृत जीवों द्वारा नहीं हो सकता है। इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम जैसे कि उष्मा तथा दाब का प्रभाव होता है, परंतु समान अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। हॉटेस्ट वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। आपके द्वारा दबाए गए पदार्थों में कितने जैव निम्नीकरण थे? वे पदार्थ जो इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। ठीक है, जैव हो गया जो पूरी तरह से अपघटन हो गया, और जो अपघटन नहीं हो पाते हैं, अपघटित नहीं हो पाती है, वो अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय इनर्ट हैं तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं अथवा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। किसी भी नगर एवं कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। किसी भी पर्यटन स्थल पर जाइए और हमें विश्वास है कि वहां पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खाली थैलियों इधर उधर फैली हुई है दिख जाए। पिछली कक्षा में हमने स्वयं द्वारा उत्पादित इस कचरे से निपटान के उपायों पर चर्चा की है। आइए हम इस समस्या पर अधिक गंभीरता से ध्यान दें। पता लगाएं कि घरों के उत्पादित कचरे का क्या होता है। क्या किसी स्थान में इसे एकत्र करने का कोई प्रबंध है? पता लगाएं कि स्थानीय निकायों, पंचायत, नगर पालिका, आवास कल्याण समिति द्वारा इसका निपटान किस प्रकार किया जाता है। क्या वहाँ जैव अपघटित तथा अजैव अपघटित कचरे को अलग अलग करने की व्यवस्था है? गणना कीजिए कि एक दिन में घर से कितना कचरा उत्पादित होता है, इससे कितना कचरा को जैव निम्नीकरण है। गणना कीजिए कि कक्षा के प्रतिदिन कितना कचरा उत्पादित होता है, इसमें कितना कचरा जैव निम्नीकरण है। इस कचरे को निपटान के कुछ उपाय बताइए। अब यहाँ बोल रहा है क्रियाकलाप 2। चलो अब आगे देखो। हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा में बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारी अभिवृत्ति में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। इस प्रयोज्य निर्वतनीय वस्तुओं का प्रयोग करने लगे हैं। पैकेजिंग के तरीकों में बदलाव, अजैव निम्नीकरण वस्तुओं के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है। आपके विचार से इन सब का हम पर पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है और पड़ रहा है। इस पर विचार कीजिए। रेलगाड़ियों ओवरहेड, रेलगाड़ियों के प्रयोज्य निर्वर्तनीय कप। यदि आप अपने माता पिता से पूछेंगे तो संभवतः उन्हें याद होगा कि रेलगाड़ियों में चाय कांच के गिलासों में दी जाती थी, जो चाय वाले को वापस कर दी जाती थी। डिस्पोजल कप एवं गिलास के उपयोग के इस आधार पर बढ़ावा मिला कि स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर है। उस समय किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में उपयोग किए जाने वाली इन कपों का क्या समाघात इम्पैक्ट होगा। कुछ समय पूर्व कुल्लर मिट्टी के पात्र विकल्प के रूप में लाए गए, परंतु इस पर विचार नहीं किया गया कि इतनी बड़ी संख्या में कुल्लर बनाने के लिए कितनी उर्वरक मिट्टी का उपयोग होगा। अब कागज के डिस्पोजल कप का इस्तेमाल कर रहा है। आपके विचार से डिस्पोजल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज के डिस्पोजल कप में इस्तेमाल के क्या लाभ हैं? जल्दी से वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इंटरनेट अथवा पुस्तकालय की सहायता से पता लगा कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निपटान के समय में किन खतरनाक वस्तुओं को आपको सुरक्षापूर्वक छुटकारा पाना है। ये पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। पता लगाइए कि प्लास्टिक का पुनः चक्रण किस प्रकार होता है। क्या प्लास्टिक के पुनः चक्रण का पर्यावरण पर कोई संघात होता है? आपने क्या सीखा? पढ़ो।